ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हो वो बीच में पूछते भी जाइए। बीच में एक सेशन रख लेंगे क्वेश्चन आंसर का, एक सेशन लास्ट में रख लेंगे क्वेश्चन आंसर का। जितनी बातें अपनी होगी उसको संजो करके, अगर चलते चलते मैं प्रश्न का आंसर नहीं दे पाया तो आप बीच में बात कर लीजिए। मैं मेरी बातें रखूं किसान पाठशाला में कपास की, उसके पहले कुछ प्रश्न चाहूँगा आपसे, क्योंकि मैं पूरे भारत के 29 राज्यों में मैं कहीं ना कहीं चर्चा कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं हर राज्य में परिस्थिति अलग है। जैसे दक्षिण भारत की बात करेंगे तो वहाँ का क्लाइमेट, दक्षिण भारत में कैसा है भारत पता है? ये हिस्से में समंदर है सभी दूर से, तो ये जो हिस्सा है पूरा अंदर का, यहाँ पर नमी ज़्यादा है, यहाँ नमी ज़्यादा है, यहाँ नमी कम है, यहाँ नमी कम है, फिर थोड़ी ज़्यादा है, फिर थोड़ी ज़्यादा है। तो क्षेत्र वाइज हवा में नमी ज़्यादा है। हम हैं गुजरात के इस बेल्ट में, बट ये बेल्ट भी शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर है ना, इस जगह पर। तो समंदर दूर है हमसे, समंदर नज़दीक नहीं है, दूर है। हवा में नमी ज़्यादा नहीं है, ड्राई सूखी हवा है। तो जिन क्षेत्रों में सूखी हवा है उन क्षेत्रों में पौधों को पानी की आवश्यकता अलग तरीके से लगती है। जिन क्षेत्रों में हवा में नमी है उन क्षेत्रों में पौधों को पानी की आवश्यकता अलग तरीके से लगती है। अभी आपके क्षेत्र के कुछ मुझे तरीके बतलाइए, और आपके जो कपास की खेती करने में जो आप लोगों से प्रश्न के हल नहीं हो पाए हैं वो प्रश्न मुझे दीजिए, ताकि मैं सेशन चालू करते करते आपके प्रश्नों को भी साथ में हल करते हुए जाऊं। आप कपास की खेती में किन चीज़ों का ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं या कौन सी चीज़ें आपसे ठीक नहीं हो रही है? ये आपको वाइट बोर्ड दिख रहा है या उस तरफ लेना है? हाँ, सेंटर में कर सकते हैं ना, आपको सभी को दिखेगा। वाइट बोर्ड उधर करें, इधर लगाइए, लीजिए। लो उठाओ, मैं भी उठा सकता हूँ। बस यहीं पर ले सकते ना। अभी कपास की खेती में प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को बताइए। हेलो, दवाई का खर्चा ज़्यादा है, दवाई ज़्यादा। अच्छा जी, कितना उत्पादन आ रहा है? 12 क्विंटल मण एक बीघा में, 1 बीघा में 15 मण। 15 मण मतलब कितना हुआ क्विंटल बताओ? 3 क्विंटल। एक बीघा में 3 क्विंटल ले रहे हो, 1 एकड़ में 2.5 बीघा होता है लगभग, ठीक बता रहा हूँ मैं? 2.5 2.5 बीघा हो रहा है। और ये 2.5 बीघा मतलब कि 3 दूनी 6 और 10 से क्विंटल के ऊपर नीचे हम 1 एकड़ पे जा रहे हैं। अच्छा, 7.5 प्रति एकड़। सोहन भाई, आपका चेयर यहाँ पे लगाओ ना सेंटर में, और उसमें स्टैंड फिक्स कर लो। अभी ये बहुत ही जटिल समस्या है। मुझे रास्ते में भी बताया गया था, मैं जब फील्ड पे गया तो मैं कन्फ्यूजन था, मैं पूछने वाला था कि क्विंटल है या मण है। मुझे बताया गया 1 बीघा में हम 10 से 15 ले रहे हैं। मैं शॉक था क्योंकि हमारे यहाँ मण चलता नहीं ना एमपी में। मैंने कहा यार मुझे सीखना पड़ेगा इन किसानों से। 1 बीघा में 15 क्विंटल, 15 दूनी 30, और मैं कैलकुलेशन कर रहा था, मैंने कहा ये तो 40-42 क्विंटल पर चले गए 1 एकड़ पे। तो बात अच्छी है कि आप अच्छा उत्पादन लेना चाहिए, लेकिन बात बुरी है कि हम कम उत्पादन ले रहे हैं। इसके अलावा और प्रॉब्लम बताओ मुझे, इसको हम कुछ ना कुछ सॉल्व करेंगे। आपको मैं अगर सही से मेरे साथ बैठे रहे आप, कब तक? जब तक आपके प्रश्न ख़त्म ना हो या मेरा बोलना ख़त्म ना हो। तो आप
शायद आज से 25 क्विंटल क्लेम कर पाओगे प्रति एकड़। हेलो हेलो 25 क्विंटल बाउंसर जा रहा है क्या? नहीं थोड़ा पकड़ो उसको बहुत सारी चीज़ें मैं बतलाने वाला हूँ, अलग अलग पॉइंट आएंगे, प्लांटेशन, इरिगेशन, ग्राफ, चलाने का तरीका, स्प्रे, और सबके आखिरी में पैसे बचेंगे हमारे पास तो खाद डालेंगे। तो ये कुछ चीज़ें आएगी। अगर इन चीज़ों को हम कनेक्ट कर पाए तो शायद हम 1 एकड़ से 25 क्विंटल कॉटन ले सकते हैं। उसका रीज़न मैं बतला रहा हूँ कि मैं बड़वानी मध्य प्रदेश का एक ऐसा लड़का हूँ जिसने एक ही फसल को 9 साल तक कंटिन्यू लगाया, और कपास में कपास कंटिन्यू लगाने के बाद मैंने 1 एकड़ से 35 से 38 क्विंटल पकाया है। इसलिए मैं आपको पहली दूसरी स्टेप में 25 तक ले जाने की बात कर सकता हूँ, ठीक है ना? बाउंसर चीज़ों को पकड़ना, उसमें प्रश्न निकालना। अभी तीसरा प्रश्न आपका क्या है वो बताइए। खाद ज़्यादा लग रहा है, मुझे लग रहा है खाद किसान बहुत कम कपास में डालता है। मैं आपसे कैलकुलेशन लूँगा खाद कैसे। फ्लावरिंग सेडिंग हो रही है। एक व्यक्ति को ही ये नोट करना, ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप नोट करना, ताकि हम चर्चा करते करते मैं जब इसको इरेज कर दूंगा तो वो प्रश्नों को हम रखेंगे साथ में। फ्लावरिंग गिरती है, और बताओ 5 नंबर पे पानी खारा है, तो उससे आपको क्या दुष्परिणाम दिख रहा है? नहीं, आपने उसको खारे पानी को क्या फील किया? एक चेयर वहाँ पर भिजवा दो ना सोहन भाई के पास। पानी खारे को आपने फील क्या किया? उससे आपके खेत में क्या नुकसान नज़र आ रहा है? हाइट कम रहती है, पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है, ये बराबर पकड़ा है आपने। बढ़वार में कमी आएगी। क्या होता है? बॉन्ड झड़ जाते हैं। जब पौधा सूख जाता, बहुत ज़्यादा दिन आते हैं, बारिश ज़्यादा होती है, विल्ट, पौधा डंप होना, फंगस लगती है, पौधे को फंगस लगने की वजह से सूख रहा है। पौधा अच्छा बन गया है और अगस्त सितंबर की बारिश अच्छी चल रही है, फूल बहार पर है, कुछ बोल बने हैं, कुछ फ्लावरिंग आ रही है। अभी पौधा कमर से छाती के बीच में आया है, और जैसे ही सितंबर अक्टूबर का टेम्परेचर आता है तो ये लकवे जैसा डंप करने लगता है। ऐसा हो रहा है, मर रोग आ रहा है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? सुकारा। ओके, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलते हैं। डंपिंग, सुकारा, विल्टिंग, पैरावेल्ट, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम है। कुल मिलाकर के पौधा अच्छा हरा भरा है और खड़ा का खड़ा पौधा सूख रहा है, मर रहा है, जिसका हम तत्काल में कुछ भी इलाज करेंगे संभव नहीं हो रहा है। एक दो चीज़ें मैंने समझी है और सर ने भी मुझे गाइड किया था कि यहाँ पर जो आपकी सॉइल का टेक्सचर है और जो आप पानी का क्षार बतला रहे हो, जो ज़्यादा खारा पानी है, और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही हम फास्फोरस इंजेक्ट करते हैं, खेत में फास्फोरस डालते हैं, तो कैल्शियम फास्फोरस एक दूसरे में कॉम्पैक्ट होकर के चिकट बन जाता है, और अपना पानी सोने पे सुहागा है, उसमें खारा पानी ज़्यादा है, तो वो उस सॉइल को एकदम चिकट बन करके कॉम्पैक्ट कर देता है। और जब पौधा फूल बहार में है कि अब इसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में पानी की झड़ी आना या पानी ब्रेक होकर आपने पानी देना, और इधर दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होना, अक्टूबर हीट बोलते हैं ना जिसको, वो टेम्परेचर ज़्यादा होना, बारिश निकलने के बाद में जो ज़मीन चिकट होकर के कॉम्पैक्ट हो गई है, जहाँ जड़ों के पास हवा ही नहीं जा रही है, पानी फंसा हुआ है और पानी लेट रिलीज़ हो रहा है, जड़ों के पास पड़ा हुआ है, तो पौधा जड़ों से भी सांस लेता है। स्वस्थ भूमि की पहचान जो है वो है
25% हवा, 25% पानी, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो यह स्वस्थ भूमि की पहचान है। इस कॉम्बिनेशन में वो हमारा फील्ड फिट बैठता नहीं। जब हम फास्फोरस डाल चुके हैं, जब झड़ी अच्छे से चली और धूप आई, जैसे ही धूप आती है पौधे के पत्ते के ऊपर फोटोसिंथेसिस क्रियाएं बढ़ जाती है। अब उसने सूर्य की रोशनी में बहुत सारा भोजन पचा लिया, उसको ज़मीन में इंजेक्ट करना है, जड़ों के द्वारा बाहर फेंकना है ताकि रूट बड़ी हो, और नीचे आपकी ज़मीन हो गई है कॉम्पैक्ट। कैल्शियम फास्फोरस कॉम्बिनेशन ज़्यादा होने के कारण चिकट हो गया है, अपना पानी खारा था ऑलरेडी, वो चला है, उससे ज़मीन चिकट हो गई है, तो ज़मीन हो गई है कॉम्पैक्ट। अब ये कॉम्पैक्ट ज़मीन होने के कारण जड़ों में अंदर न्यूट्रिशन गया नहीं, वो बड़ी हुई नहीं, उन्होंने सांस ली नहीं, तो पौधा वहाँ पर दम घुट के मरता है और डंपिंग होता है। इसका इलाज क्या किया जाए? आप जब उस पौधे को निकालोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि इसमें कहीं फंगस लगी है क्या। मरने के बाद उसमें फंगस आना चालू होती है। अगर पौधे की इस स्किन को निकाल कर देखोगे यहाँ चमड़ी को, तो जिस दिन ये डंप हुआ उस दिन आपको कुछ बीमारी नहीं दिखेगी। पौधा उखाड़ कर बाहर निकालोगे, चमड़ी स्वस्थ, जड़ें स्वस्थ, ब्रांच स्वस्थ, टहनी स्वस्थ, आपको कुछ बीमारी नहीं दिखेगी। फिर समझ नहीं आएगा कि करूँ क्या, फंगीसाइड डालूं, टॉनिक डालूं, पानी दूं, खाद डालूं, क्या करूं। कुछ विकल्प आते हैं हमारे पास, कुछ जवाब आते हैं हमारे पास कि इसको अमोनियम सल्फेट दो, पानी को लीच करो। कुछ विकल्प आते हैं हमारे पास कि स्क्रैच लगाओ, हवा थोड़ी जड़ों के पास लगेगी तो चढ़ पड़ेगा। ऐसा कुछ आता है ना विकल्प। कुछ विकल्प आता है, अगर हम दवाई दुकान के पास गए तो फंगीसाइड का ड्रेंचिंग करो। हम ओटले पर बैठे हैं अगर, और वहाँ बात कर रहे हैं, तो वहाँ बात करेंगे कल्टीवेटर चलाओ स्क्रैच मारो थोड़े से बुद्धिजीवी के पास हम सिंगल खड़े हैं एक कोने में, तो बोलेगा अमोनियम सल्फेट डालो, पानी को निसरा करो, यूरिया का चटका लगेगा, चल पड़ेगा। और हम मेडिकल पे गए, दवाई दुकान पे गए, तो बोलेगा इसमें फंगीसाइड ड्रेंचिंग करो। तीनों अपनी अपनी जगह सही हैं, तीनों ने अपने विवेक से सही जवाब दिया है, बट तीनों जड़ चेतन तक विकल्प नहीं करेगा। एक थोड़ा सा हल्का सा काम करेगा। आपको डीएनए पर काम करना है तो आपको ड्रिप पर जाना पड़ेगा और बेड वाली खेती करना पड़ेगी, टीले पर कपास को लगाना पड़ेगा, ताकि इस तरह का खारा पानी भी हो, चिकट मिट्टी भी हो। हमारे मिट्टी का पीएच अगर 8 तक है, 8 के ऊपर है, तो ये बीमारियां आएगी नहीं। बारिश होगी तो पानी लीच हो जाएगा और साइड का जो किनारा है वो क्रैकिंग में आने लगेगा। 2 दिन पानी लीच होने के बाद धूप भी गिरी तो जड़ें श्वसन क्रिया में जाएगी। और इस तरह की परिस्थिति में अगर आपने ड्रिप से अमोनियम सल्फेट चलाया तो तुरंत कारगर होगा। ड्रिप पूरे बेड को भिगोएगी, ऊपर ड्रिप रहेगी, बेड दोनों तरफ रहेगा, तो ड्रिप इरिगेशन से जो अमोनियम सल्फेट जाएगा वो दोनों तरफ बराबर मात्रा में जाएगा और जल्दी गर्माहट लाएगा, तो आपका पौधा जल्दी डंप होगा नहीं। दूसरा, पैरेलल उसके साथ में आपको बोर्डो मिश्रण की ड्रेंचिंग ड्रिप से करनी है, आपका एक भी पौधा डंप नहीं होगा। आज अगर पौधा डंप हुआ है और शाम को बोर्डो मिश्रण की ड्रेंचिंग कर दी तो शायद रात में वो खड़ा हो सकता है। बोर्डो मिश्रण, ये लाइन अगर चल पड़ी है तो आप इसका सूत्र लिख लीजिए, बोर्डो मिश्रण कैसे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये आपके कपास के क्विंटल को हटा दूँ, 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ को। मैं आश्चर्य में था, मैंने कहा 42 क्विंटल पर एकड़। खेतों में गया था तो बोल रहे थे 15 आता है सर 1 बीघा में। अब 15 मैंने ये नहीं पूछा क्विंटल या मण वो कंफ्यूजन था बहुत बड़ा, आप लोगों ने दूर कर दिया। बोर्डो मिश्रण कैसे बनेगा? बोर्डो मिश्रण के लिए 200 लीटर का पानी, 200 लीटर कोठी। बोर्डो मिश्रण कैसे बनाओगे ये मैं बतला रहा हूँ आपको। उसके पहले 10 लीटर का एक ड्रम चाहिए, 10 लीटर का दूसरा ड्रम चाहिए। बोर्डो मिश्रण बनाने के लिए कल हमें बोर्डो मिश्रण चाहिए, तो आज रात को प्लास्टिक के 10 लीटर पानी के ड्रम में 1 kg नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, बोरचूड, क्या बोलते हो? बोरचूड। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, बोरचूड, ये 1 किलो 10 लीटर पानी में
मिट्टी में उसको थैली में, पहले कपड़े की थैली में कूट लो, मिश्री जैसे आता है वो, लकड़ी से कूट लो और 10 लीटर पानी में डाल दो, रात भर में गलेगा, तत्काल गलता नहीं, घुलता नहीं, नीला कलर का आएगा। 10 लीटर पानी में 1 किलो नीला थोथा। सुबह 10 लीटर मिट्टी के बर्तन में 10 लीटर पानी लगाना है और 1 किलो चूना घोलना है सवेरे। ये रात में घोला, सवेरे 1 केजी चूना। 1 केजी चूना जो पानी लगने से गर्म उबाली आता हो, जिसमें बुलबुले आते हो, हाथ लगने पर हाथ जल जाए, ठीक है। अनबुझा चूना सवेरे मिट्टी के बर्तन में घोलो, क्योंकि प्लास्टिक में घोलोगे प्लास्टिक को पिघाल देगा और लोहे का बर्तन चाहिए नहीं, इसलिए मिट्टी के बर्तन में घोलो। ये दोनों घुला हुआ पानी एक साथ 200 लीटर में डालना है। ये 200 लीटर पानी है, इसमें एक साथ डालना है। ये 200 लीटर पानी में जब डलेगा और एक आदमी लकड़ी से इसको हिलाएगा तो ये जो मिश्रण बनेगा इसको बोलते हैं बोर्डो मिश्रण। किसी भी तरह के प्लांट को अगर यह फफूंदीनाशक का हम ड्रेंचिंग करते हैं या जड़ों में देते हैं या स्प्रे में देते हैं तो सबसे अच्छा कारगर काम करता है ये। और अगर इससे आपका प्लांट नहीं बचा तो फिर थोड़ी ज़्यादा तकलीफ है आपके क्षेत्र में, तो उस प्लांट को फिर दूसरे ज़्यादा पैसे लगा करके, बहुत खर्च करके कोई दवाइयाँ डालने की आवश्यकता नहीं है। इतने से ही आपका काम हो सकता है। जय स्वामीनारायण। ये सिंपल सी टेक्निक है बोर्डो मिश्रण की जो आपके प्लांट डंप होने को बचाएगी, लेकिन उसके पहले आपको पीछे जाना पड़ेगा कि आपको ड्रिप अपनाना चालू करो। और जिनके पास ड्रिप है, जहाँ पर बोर्डो मिश्रण हो रहा है वहाँ पर आपको बेड वाली खेती करना पड़ेगी, ठीक है। ये सिंपल सा विकल्प है। संतों के बीच में किसान पाठशाला होना अपने आप में एक अलग ही आनंद है। आप चाह के भी गलत हरकत नहीं करोगे, चुपचाप सुनोगे और लिखाई पढ़ाई करोगे। कपास के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ प्रश्न थे आपके जो मैंने अभी एक बोर्डो मिश्रण के द्वारा हल किया है। इसके अलावा आप लोगों का कंटिन्यू सूख जो आ रही, इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन है जिसको मैं पाठशाला में लेना चाहूँगा? सर आपने बताया बोर्डो मिश्रण वो कितने में डालने का? हाँ, कितनी मात्रा में डालना है? एकड़ में। डिपेंड करेगा आपके पौधे की हाइट हेल्थ कितनी है। अगर 3 फीट से ज़्यादा हाइट का पौधा है तो ये जो 200 लीटर का मिश्रण है इसका नीचे का गाद रुकना चाहिए और ऊपर का 200 लीटर 2 एकड़ में चलाना है। आपने 200 लीटर का ड्रम जो घोला वो 2 एकड़ के लिए है। अगर 3 फीट हाइट का पौधा है, अगर 2 से 1.5 फीट हाइट का पौधा है और मर रोग आ गया है उसमें, तो आपको 1 एकड़ में 50 लीटर चलाना है। ये 50 लीटर को आप 200 लीटर में घोल सकते हो, उसको ड्रिप से चला सकते हो। आपका 3 फीट हाइट का है तो ये जो मिश्रण बना है 1 एकड़ में 100 लीटर इसका चलाना है, मतलब 200 लीटर 2 एकड़ के लिए है। आपका पौधा कमर से कंधे तक का है, कमर से ऊपर कंधे तक का, तो ये 200 लीटर 1 एकड़ में चल सकता है। उसका रूट ज़्यादा डेवलप हो गया है, उसका डिज़ाइन बढ़ गया है, जड़ों के पास ज़्यादा आवश्यकता है अब उस फफूंदीनाशक को पहुंचने के लिए। तो 3 फीट से ऊपर 4 फीट तक के बीच में आप 200 लीटर चलाइए, 3 फीट पर 100 लीटर और 1.5 से 2 फीट पर 50 लीटर प्रति एकड़ ड्रिप से। यहाँ पर एक द्वंद्व आएगा, जो फ्लड वाले फार्मर होंगे वो पूछेंगे हम फ्लड में कैसा चलाएं, ठीक है। ये ड्रिप के लिए था। फ्लड वाले किसानों के लिए है कि जो भी पौधे के साइड का किनारा जहाँ आप पानी दे रहे हो, पौधा खड़ा है उसके एक साइड पानी जा रहा है, दूसरी साइड भी पानी जा रहा है, तो आपको नीचे पेंदे में स्प्रे करना है। आपको यही मिश्रण आपके पंप में डालना है और पंप में एक जो चारा मार दवाई का कट नोजल आता है जो ऐसे सीधे लेकर चलता है। एक तो हम स्प्रे करते हैं पौधे को नहलाने के लिए, फोक देने के लिए, तो चारों तरफ से स्प्रे आता है, पूरे पत्तों को, प्लांट को पूरा नहलाता है। दूसरा एक कट नोजल आता है जो खरपतवार नाशक आता है जो मिट्टी में डालते हैं। तो हमें जब इसका ड्रेंचिंग करना है तो कट नोजल से
जो फ्लड इरिगेशन वाले हैं, पौधे से साइड में कट नोजल से ड्रेंचिंग करना है, तो ताकि सभी जगह पर वो चले जाए, या तो पानी देने के बाद में या ड्रेंच करने के बाद पानी देना है। बट यहाँ पर द्वंद्व आएगा कि पहले से ही वो पानी ज़्यादा है तो हम पानी देंगे कैसे। तो इस परिस्थिति में आपको ड्रेंचिंग करने के बाद पानी देना नहीं है, तो कट नोजल से ड्रेंचिंग करना है। और जो पौधे का तना है, इस तने पर थोड़ी देर के लिए नोजल रोक के रखना है, ताकि यहाँ से नीचे थोड़ा सा स्लिप हो, ड्रेंचिंग भी हो जाए, फिर स्प्रे हो जाए, फिर ड्रेंचिंग, फिर स्प्रे, फिर ड्रेंचिंग, फिर स्प्रे। पहुँच पाया? कैसे हम मर रोग को रोकेंगे? ठीक है, कुछ प्रश्न हैं आपके। दवाई ज़्यादा लगती है, उत्पादन कम आता है, खाद ज़्यादा लगता है, मर रोग है, पानी खारा है, छोटी छोटी सी बीमारियां हैं। अभी मैं 1 2 3 4 करके जो स्टेप्स चालू करने वाला हूं कि हम ज़मीन की तैयारी और आगे की चीज़ों को कैसे मैनेज करें, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर होने वाली है। मेजर किसी का कोई प्रश्न बचा है क्या, जिसको मैं समावेश में लूँ? सॉरी? हाँ हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली नमी कम होगी तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो महीना रहता है मर रोग का, उसमें शाम को ओस बनना चालू होता है, तो वो आपकी मिट्टी को नम कर देगा और हमें पानी को तोड़ना है तो भी मर रोग रुकेगा। तो हम उसका ड्रेंचिंग और स्प्रे करने के बाद नमी तो नहीं कर पाएंगे, जो स्थिति जैसी नमी है उसी में करना है। नमी के कारण ही मर रोग आ रहा है, तो नमी तो होगी ही। जैसी स्थिति हो उसी में करना है। बट उसमें एक चीज आपको इंटर करनी है कि ये जो पौधा है इसकी जड़ में ड्रेंच भी करना है, ताकि थोड़ा सा 20-25 ml इस तने पर चले जाए और फिर स्प्रे हो जाए। 20-25 ml सीधा तने पर जाना चाहिए। ये तने पर जब जाएगा तो वो उसको नीचे प्लांट तक ले जाने में सक्षम होगा। ये छोटे छोटे से कारण हैं जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते फ्लड इरिगेशन में, इसे मैनेज कर पाओगे केवल ड्रिप इरिगेशन में। तब उसका परफेक्ट आंसर नहीं है कि हम सूखे में स्प्रे करें या स्प्रे करके पानी दें, उसका उत्तर नहीं है, क्योंकि आप पानी दोगे तो मर रोग बढ़ जाएगा। और आपका 4 दिन पहले पानी आया था, वो अभी गया है और अब धूप बढ़ गई है और अब मर रोग आ गया है, तो जो ऊपर की लेयर पर पानी था वो तो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो आप देखोगे तो ऊपर की चमड़ी सूख गई है, ऊपर की मिट्टी की लेयर सूख गई है। तो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है बट तरीका करना पड़ेगा, हमें ड्रेंचिंग करना है और स्प्रे करना है, ताकि रात की ओस में थोड़ा बहुत जाए। और फ्लड इरिगेशन में यही विकल्प है। ड्रिप इरिगेशन में आप ड्रिप से चलाओगे तो थोड़े से पानी में वो ड्रेंचिंग सभी दूर फैल जाएगी। ड्रिप इरिगेशन में भी हमें दिन भर पानी नहीं चलाना है, केवल 5 से 7 मिनट पहले ड्रिप प्रेशराइज हो जाए, फिर बाद के 5-7 मिनट 10 मिनट में हमारा पानी चल जाए, और लास्ट के 5 मिनट मैक्सिमम आपको 20 से 25 मिनट में वो पानी रिलीज़ करना है ड्रिप से भी, जब आप ये ड्रेंच करो, ताकि पानी ज़्यादा ना हो, बस उसके जड़ों के ऊपर एक लेयर चली जाए कॉपर सल्फेट की और चूने की, ताकि वो पौधा कैल्शियम लेकर के चलायमान हो जाए, फिर उत्तेजित होकर के आगे बढ़ जाए और रुके ना। ठीक है? हाँ जी, समस्या है आपका स्वागत करना है, फिर स्वामी जी को जाना है। यस यस यस।